नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। टीएमसी में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर उनकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के साथ तस्वीरें साझा करते हुए 12 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी है और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है। इसी बीच टीएमसी के कथित बागी सांसदों की सूची में नाम आने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद को किसी भी बागी गुट का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वो ममता बनर्जी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुश्किल समय में ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी रही और वो भी हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी के कहने पर ही उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ा था। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बारे में जो बातें कही जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी राजनीतिक सफर का भी जिक्र किया। उन्होंने बीजेपी से राजनीति की शुरुआत की थी और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री भी रहे। बाद में 2019 में कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए और इसके बाद से 2022 में टीएमसी में शामिल होकर आसनसोल लोकसभा उपचुनाव जीता और 2024 में भी उसी सीट से जीत दर्ज की। और हमारे साथ खबर पर चर्चा करने के लिए आलोक जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं किस तरीके से देख रहे हैं। आलोक जी हैं राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बातचीत करते हैं कि टीएमसी में लगातार टूट के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लगातार बगावत देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले सवाल तो मेरा यही होगा आलोक जी कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं। देखिए, जो ये खबरें आ रही है ना कि 20 सांसद जो है वो इकट्ठा हुए थे, उनकी मीटिंग हुई है भूपेंद्र यादव से, ये पूरी तरह सच बात नहीं है। जाहिर सच्चाई थी कि 4-5 सांसद जरूर पीयूष गोयल से भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी, लेकिन अभी 20 का सांसद का आंकड़ा हुआ नहीं है। 29 सांसद देखिए हैं टीएमसी के। जिस दिन 20 सांसद हो जाएंगे उसी दिन जाने टीएमसी की पार्टी टूट जाएगी और वही इंतजार हो रहा है कि कब टूटेगी। और दूसरे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर भाजपा ने डिसाइड कर लिया है कि टीएमसी को तोड़ना है, सांसदों को तोड़ना है, तो 100% भाजपा उनको तोड़ लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक खबर आजकल और चल रही है कि टीएमसी का जो कांग्रेस से विलय हो जाएगा, ये पूरी तरह से कहानी है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये खबर एक्चुअली राहुल गांधी और भाजपा की तरफ से प्लांट की जा रही है। ये एक्चुअली उनके तरफ से खबरें प्लांट कराई जा रही है कि टीएमसी का जो है विलय हो जाएगा कांग्रेस में और इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा पद दे दिया जाएगा ममता बनर्जी को। सच्चाई है कि ममता बनर्जी बहुत ही होशियार, बहुत ही तेज राजनेता है। वो जानते हैं कि कांग्रेस में अगर पार्टी विलय कर दिया तो उनका अपना खुद का वजूद खत्म हो जाएगा। अभी मायावती का जो वो सभी दलों में है, सभी दलों को स्वीकारता है। जिस दिन कांग्रेस की पार्टी का विलय हुआ वो खत्म हो जाएंगे। देखिए, ममता बनर्जी क्यों आखिर विलय करेंगे? आखिर तो मिलेगा क्या विलय करके? कुछ हासिल होगा? नहीं होगा भाई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मतलब उन्हीं का वजूद है, कांग्रेस में कुछ है ही नहीं है। तो वो कांग्रेस क्यों करेंगे? उनको कुछ फायदा थोड़ी ना होना है, तो क्यों विलय करेंगे? ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है कि ममता बनर्जी जो है उनकी पार्टी विलय कांग्रेस में होगा। ये सिर्फ और सिर्फ खबरें बयान की गई हैं, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, ऐसे में आलोक जी कह रहे हैं कि खबरें ये बनाई जा रही हैं, ये प्लान की गई हैं, फायदा किसका है? ये खबर क्यों फैलाई जाएगी? अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि किस तरह से सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को गले लगाया है, कल राहुल गांधी से जो अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से टीएमसी, सर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं प्लीज, जिस तरीके से टीएमसी जो टूट रही है, एक एक करके सांसद जो हैं अलग हो रहे हैं, लग तो यही रहा है सांसद टूट रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो एक खबर आई है ना कि 20 सांसद टूट रहे हैं, अभी 20 सांसद नहीं टूटे लेकिन टूट जाएंगे, इसकी संभावना पूरी है। क्योंकि जो खबर आई हुई है ना 20 की 20 हुए ने, जिस दिन 20 सांसद कम कंफर्म हो जाएंगे उसी दिन देखिएगा ये लोग लोकसभा स्पीकर के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई हम नया राजनीतिक दल बना रहे हैं और हमको मान्यता दी जाए, और इनको मान्यता उसके बाद मिल जाएगी। तो अभी 20 सांसद पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन आप प्रयास जानिए और हो सकता है कि जल्दी पूरे हो जाए, लेकिन अभी ऐसा आंकड़ा नहीं है। ये झूठी खबर है। आप लोग भी सोर्स से आगे पता कर लीजिए कि अगर 20 सांसद जाकर के भूपेंद्र यादव से मिले हो, ऐसा नहीं हुआ है। 20 कंफर्म हो जाएंगे, 20 को 20 जाकर मिल लेंगे और देखिएगा उसके 2 दिन के अंदर जो है घोषणा हो जाएगी कि नया दल बनेगा। तो अभी 20 सांसद इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है इकट्ठा हो जाएंगे। नेता वो लगातार सोशल मीडिया पर अब अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो अब तक ये लोग चुप क्यों बैठे थे? ये नाराजगी तो पहले से भी जताई जा सकती थी ना। अब विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ऐसा क्या हो गया कि सबका गुस्सा जो है वो निकलकर सोशल मीडिया पर आ रहा है? आलोक जी देखिए, हमेशा गुस्सा ना निकलता, कहाँ सोशल मीडिया पर निकलता है। पहले ममता बनर्जी सरकार की 15 साल सरकार रही है। अब आप जब सरकार का हिस्सा होते हैं तो आपका काम नहीं होगा तो कम से कम आपको कोई काम खराब तो नहीं होगा ना, इतना तो कम से कम होता ही होता है।
इसीलिए जो सभी सांसद थे या विधायक तो चुपचाप बैठे हुए थे, चलो ठीक है भाई, हमारे ज्यादा इज्जत नहीं हो, ज्यादा सुनवाई नहीं हो रही, कम से कम सरकार है तो अधिकारी कम से सैल्यूट ढंग से मार रहा है, जो काम बोल रहा है हमारा काम भी कर दे रहा है। ये जो टीएमसी टूट हुई ना, इसकी एक्चुअली वजह जहां तक जो मेरे सोर्सेज जो मुझे जानकारी मिली है, उसके आधार पर ये बहुत बड़ा रीजन है अभिषेक बनर्जी है। अभिषेक बनर्जी की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, देखिए अभिषेक बनर्जी के जो पार्टी में इंटरफेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उनके कारण जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जो सांसद है, जो विधायक है, वो थोड़ा अपने आप को असहज महसूस करते थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीएमसी टूट का जो सबसे बड़ा कारण है वो अभिषेक बनर्जी है, ममता बनर्जी टूट का कारण नहीं। कि अभिषेक बनर्जी के इंटरफेयर होने के कारण इंसान जब अपने को अपमानित महसूस करता था तो उसमें अपमान का घूट पी लेता था, उसको भाई सरकार है, चलो ठीक है बने रहो जो है, लेकिन उसको लगता सरकार है तो हम अपमान का घूट क्यों पे जो है। इसी कारण से जो है ये खबरें आना शुरू हो गई है कि टीएमसी फूटे हुए, और हम लोग ऐसा अंदाजा था हारने, जब टीएमसी हारी थी तो हमें लग रहा था कि शायद हो सकता है कुछ बड़ा बदलाव हो। एक बड़े बदलाव के एक आहट है, और आहट अभी आहट टीएमसी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ कंफर्म हो जाएगा, जैसा रुझान दिख रहा है कि हाँ टीएमसी बड़ी टूट तो होगी। लेकिन आलोक जी, जिस तरीके से आप आहट बता रहे हैं तो आने वाले समय में क्या टूट हो सकती है? क्योंकि चलिए एमपी सांसद जो भी हैं वो गुस्सा है, सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी के साथ अभी हाल ही समय में जो हमला हुआ था, मारपीट हुई थी, चश्मा टूट गया था, वो घायल भी हुए थे, उसको किस नजरिए से देखेंगे फिर आप? अभिषेक बनर्जी को लेकर गुस्सा तो था ही, आम जनमानस में भी था गुस्सा और नेताओं में था, क्योंकि अभिषेक बनर्जी तो जिस तरह का बिहेव करना, गुस्सा थी ना टीएमसी से आलोक जी, जनता में गुस्सा भरा हुआ था। देखिए जो बयान हो गए थे चुनाव दौरान, बयान देखे कोई बयान किया गए थे कि पिछले बार हमने आपको छोड़ दिया था, सब क्या एक जो है। और लोकतंत्र में देखिए जनता असली मालिक होती, जनता जनार्दन होती है, आपको जनता को प्रणाम करना चाहिए, ना कि उनको धमकाना चाहिए। और देखिए जो भीड़ होता है ना, भीड़ का कोई रूप नहीं होता है। मुझे एक अच्छी घटना याद है, पूर्वांचल में आज के 50 साल में घटना घटी थी, एक सांसद थे वो ट्रेन जा रहे थे, पब्लिक इतना गुस्सा थी कि ट्रेन को पलटा दिया। आप सोच लीजिए, तो भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, तो अभिषेक बनर्जी को समझना चाहिए, और अगर ये समझ लिए होते तो आप टीएमसी इस हालत में ना पहुंचते जहां पर पहुंच चुकी है वो। इसी अभिषेक बनर्जी के कारण टीएमसी में टूट गया, और कोई टूट कारण नहीं है। और भी देखिए जब मौसम सच चलेगा जुलाई में, तब तक हो सकता है हम लोग पता मिल जाए कि टीएमसी के 20 सांसद भाजपा में चले गए, अभी नहीं गए हैं, ये सच्चाई। ठीक है आलोक जी, तो अब क्या लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी जो हैं उनका अगला कदम क्या होगा, ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि लगातार वो बड़े दिग्गजों से मुलाकातें तो कर रही हैं, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात कर ली, हालांकि मीटिंग थी उसके बावजूद भी मुलाकातें हुई हैं, तो ये किस तरीके से हम देखें? देखिए ममता बनर्जी इसलिए मुलाकात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने जो पार्टी के जो वफादार सिपाही कर सकते हैं, या जो सांसद या विधायक हैं, उन सबको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है हम भाजपा तो हार गए, लेकिन बाकी जगह हम इकट्ठा है पूरा। तो अगर देखा जाए तो भाजपा के जो एनडीए के जो वोट है लगभग 37% है। ममता बनर्जी अपने नेताओं को, सांसदों, विधायकों को मैसेज देना चाहते हैं कि 37% एक तरफ है, उसका 63% दूसरी तरफ है, तो हम मजबूत अभी भी है, दिखाना चाह रही है। और चूंकि कोई भी नेता नहीं चाहेगा उसकी पार्टी कोई सांसद विधायक जो टूट के किसी और तरफ चला जाए, कभी भी नहीं चाहेगा। वही इस समय ममता बनर्जी कयावत कर रही है, लेकिन होता क्या ना, इंसान जब मूड बना लेता है तो उसको डाइवर्ट करना आसान नहीं होता है। एक बार जब सांसदों ने मूड बना लिया कि हम जाएंगे, तो बहुत ही मुश्किल है उनका रुकना, क्योंकि मूड बन जाता है तो बन जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है अपने आप को उस पर रोक पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में नेगेटिव चीज तो बसी हुई है, फिर उनको डर रहेगा अच्छा पार्टी रुक गए फिर से वही ना हमें अपमानित होना पड़े जो पहले हुए हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है। और दूसरों को लगेगा कि अपमानित थोड़ा सा अच्छा चलो भाजपा चले जाएगा, फिर उनकी सरकार है, साथ में रहेंगे कम से कम। ठीक है आलोक जी, थोड़ा समय कम है तो एक सवाल मेरा और आपसे होगा, थोड़ा सा जल्दी जवाब दीजिएगा। ये तस्वीरें जो शत्रुघ्न सिन्हा ने पोस्ट की है, ट्विटर पर किया है, सोशल मीडिया पर किया है, इसको देखकर क्या कहेंगे? क्या आने वाले समय में शत्रुघ्न सिन्हा भी अलग हो सकते हैं? हालांकि बयान तो उन्होंने दिया है कि मैं नहीं छोड़ूंगा ममता बनर्जी को। मुझे तो शत्रुघ्न सिन्हा को गलती का एहसास हो गया कि भाजपा से अलग होना उनकी जो सबसे बड़ी गलती तो वही थी। अगर भाजपा से अलग नहीं होते तो पटना साहिब से दोबारा जो है वो सांसद होते, 19 में सांसद होते, 24 में सांसद होते, हो सकता भले मंत्री में बना जाते, क्योंकि मंत्री बनने के लिए शायद जो क्राइटेरिया था तो उसमें शायद वो फिट नहीं पड़ रहे थे, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए था। सिर्फ मंत्री पद न मिलने के कारण जो है मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया, अमित शाह के खिलाफ बोलना शुरू किया, पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किया, वो कहीं ना कहीं उनसे एक चूक हो गई, शायद उस चूक को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आएंगे तो अभी तो भाजपा डिसाइड करेगी पार्टी में लेना है नहीं लेना है उनको, जो है तो भाजपा डिसाइड करेगी भाई किसको लेना है किसको नहीं लेना है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से चूक तो हो गई थी, उनको भाजपा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, छोड़ के जाने से सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा को नुकसान हुआ है, उससे भाजपा कोई हुआ है। जी धन्यवाद।
बता दें कि लगातार टीएमसी में टूट की खबरें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी की तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर साझा की है और जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। वहीं एनडीए की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के कार्यकाल और गठबंधन की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रही है, जिससे विकास और सुशासन को नई दिशा भी दी गई है। अमित शाह ने कहा कि देश की राजनीति में जातिवाद और वंशवाद की सोच को जनता ने लगातार नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के राजनीति का केंद्र बना है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश हित को सर्वोपरि रखा है और हर निर्णय में राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश को लंबे कालखंड तक नेतृत्व देकर विकास के हर पैमाने में आगे बढ़ा है। इतना ही नहीं, आपका ये कालखंड देश के इतिहास में राजनीतिक स्थिरता के कालखंड के रूप में जाना जाएगा। आपका ये कालखंड नीतियों की सृजन और इसके स्थिर इंप्लीमेंटेशन के रूप में जाना जाएगा। आपका ये कालखंड मजबूत रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को इंट्रोड्यूस करने वाले कालखंड के रूप में जाना जाएगा और आपका ये कालखंड देश के सम्मान के साथ कोई समझौता न करने वाली रक्षा नीति के निर्माण के रूप में भी जाना जाएगा। मित्रों, 62 वर्ष में देश ने 13 प्रधानमंत्री, अनेक गठबंधन की सरकारें, अनेक दलों की सरकारें देखी हैं। राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा कालखंड भी देश ने भोगा है। मोदी जी का एक कालखंड स्थिरता, निरंतरता और निर्णायक नेतृत्व का एक स्वर्णिम अध्याय लिखने वाले कालखंड के रूप में। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने गुरुवार को चुनाव आयोग कार्यालय के पास सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। बड़ी संख्या में मौजूदा छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर चुनाव आयोग से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। एनएसयूआई नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनावी प्रक्रिया का निष्पक्ष और पारदर्शी होना बेहद ही जरूरी है। इसी मांग को लेकर संगठन ने सांकेतिक प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चुनावी व्यवस्थाओं से जुड़े कई सवालों का अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लगातार खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हमले की स्थिति बनी हुई है और इस निर्णय के बाद से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और वैश्विक व्यापार जगत में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ये मार्ग दुनिया के बड़े हिस्सों के कच्चे तेल और गैस निर्माण के प्रमुख रास्ते माने जाते हैं। अथॉरिटी के अनुसार ये कदम सुरक्षा कारणों के और क्षेत्रीय हालातों को देखते हुए लिया गया है। हालांकि आधिकारिक बयान में विस्तृत कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन विशेषज्ञ इसे भू राजनीतिक तनाव से जोड़कर देख रहे हैं। बंदी के चलते कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में असर पड़ सकता है और तेल की कीमतों में अस्थिरता की आशंका जताई जा रही है। ईरान ने कथित अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन बताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है और इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। ईरान के अनुसार यह हमला बिना किसी वैध अंतर्राष्ट्रीय अनुमति के किया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ है। सरकार ने आरोप लगाया कि यूएस की कार्रवाई ने संप्रभुता के उल्लंघन किया है और ये क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने वाला कदम है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामलों में हस्तक्षेप करने और जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसे हमले जारी रहे तो क्षेत्र में स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोधी निर्वाचित हो गए हैं। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद से किसी अन्य दल द्वारा उम्मीदवार न उतारे जाने के कारण ये सीटें बिना मतदान के ही बीजेपी के खाते में चली गई। राज्य में संख्या बल को देखते हुए पहले से ही ये माना जा रहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी का पलड़ा भारी होगा, लेकिन विपक्षी दलों प्रत्याशियों ने उतरने से स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। इसी परिणाम को बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये जीत राज्य
राज्य में पार्टी को मजबूत स्थिति और विपक्ष की कमजोर रणनीति को दर्शाती है। निर्विरोध चुनाव के चलते प्रक्रिया औपचारिक रह गई और मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी और इस घटनाक्रम के बाद से बीजेपी नेताओं ने इनसे जनता का विश्वास और संगठन की एकजुटता का परिणाम बताया है। वहीं विपक्षी दलों ने अपने फैसले को रणनीतिक बताया है। मध्य प्रदेश के इस राजनीतिक घटनाक्रम का असर आने वाले चुनाव समीकरणों पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे राज्यसभा में पार्टी की स्थिति और मजबूत हो गई है। पश्चिम बंगाल के फाल्ता इलाके में उस समय हलचल मच गई जब टीएमसी नेता जहांगीर खान को पुलिस हिरासत में लेकर सार्वजनिक तौर पर इलाके में घुमाती हुई नजर आई। इस दौरान जहांगीर खान हाफ पैंट में दिखाई दिए, जिसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। घटना को देखते हुए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में इसकी चर्चा शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस किसी मामले में पूछताछ और कार्रवाई के तहत उन्हें लेकर निकली थी। पुलिस टीम जहांगीर खान को पैदल लेकर इलाके में गुजरती हुई दिखाई दी। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों के साथ चलते हुए टीएमसी नेता नजर आ रहे हैं। घटना के बाद से राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में विस्तृत अधिकारी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा जो है वो लगातार बनी हुई है। ऐसे में ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर टीएमसी नेता जहांगीर खान पुलिस की हिरासत में और हाफ पैंट पहने हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में पुलिस वालों के साथ वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राजनीतिक गलियारों में अब तरह तरह की बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति तेज हो गई है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी 62 विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि यदि राष्ट्रपति समय देते हैं तो पूरा प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि राष्ट्रपति से समय नहीं मिलता है तो वह आगे की रणनीति पर बाद में निर्णय लिया जाएगा और उसे सार्वजनिक किया जाएगा। और इस घटना के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस की आगामी रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई है। राज्यसभा के चुनाव में आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का जो आउट ऑफ बॉक्स सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पर्चा रिजेक्ट किया गया, ये लोकतंत्र में मध्य प्रदेश को लेकर काला दिन था। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर काला दिन था। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आर्ग्यूमेंट जो निर्वाचन अधिकारी था उसके सामने पूरे तथ्य समेत दिए, नहीं माना गया। दूसरा, हमारे केंद्र में आदरणीय वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में हम निर्वाचन आयोग भी गए और अब सुप्रीम कोर्ट भी मुंह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का उसमें संज्ञान में लेने की बात कही और कल तक निर्णय कुछ आएगा। ऐसे ही निर्वाचन आयोग ने कल ही देना था, जो आज भी नहीं दिया। ये सब बातें एक साथ ये बताती है कि पूरा तंत्र इस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं न कहीं इतने बड़े क्राइम के बाद भी नहीं सुन रहा है। मैं मानता हूं कि ये हमारी ड्यूटी है। हमें सारे विधायकों के साथ, जो कि 62 विधायक अपने मत का अधिकार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ हमने राष्ट्रपति से भी समय मांगा है। अगर राष्ट्रपति इसमें समय देंगे तो हम 100% जाएंगे और आप सबको, पूरी मीडिया को बुलाकर शुक्रवार या शनिवार के दिन हम मध्य प्रदेश के हितों की, मध्य प्रदेश के विधायक एक विधायक नहीं हो। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद से बीजेपी नेता तरुण चुग को अधिकारित रूप से चुनाव प्रमाण पत्र सौंपा गया है। ये प्रमाण पत्र रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा की ओर से प्रदान किया गया है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद से उनकी राज्यसभा सदस्यता की प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी मानी जा रही है। ओमान तट के पास सिनास बंदरगाह क्षेत्र में गिनी के झंडे वाले एमटी जलवीर से समुद्री सुरक्षा से जुड़ी घटना सामने आई है और इस जहाज पर 20 भारतीय नाविक सवार हैं, जिन्होंने सुरक्षित बताया गया है और किसी के हताहत होने या फिर घायल होने की सूचना नहीं है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने जानकारी दी है कि क्रूज सदस्यों को निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे 6 और लोगों की सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय स्थिति लगातार नजर बनाए हुए है और विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों, नौसेना और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है। Port Shipping and Waterways expresses its concern on the recent incidents involving merchant vessels in the Persian region. Details of the recently reported incidents are as follows. On 8th June, a fire was reported on board Palau flagged vessel MT Marvix.
near Omani coast. There were 24 Indian crews on the vessel and all crew members were safely rescued by Omani Air Force. On 10th June, yesterday, as my friend has informed, vessel MT Setebelo, Palau flagged oil tanker was attacked and on-board emergency procedures were initiated. At the time of incidents, total 28 seafarers were there on the board, including 24 Indians, 2 Pakistani, 1 Russian and 1 Ukrainians. Unfortunately, 3 Indian crew members have lost their life and we extend our deepest condolences. The deceased are Mr. Suresh Patnala, Chief Engineer, Mr. Shivanand Chaurasia, Fitter and Mr. Athaiya, Cadet. दिल्ली दंगों के दौरान 2020 में हुई आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सुनवाई पूरी कर ली है और अब इस बहुचर्चित मामले में 7 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। और इस केस को लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी और दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद से कोर्ट ने अंतिम निर्णय की तारीख तय की है। फैसले को लेकर सभी की नजरें अदालत पर टिकी हुई है। हिसार के हांसी में जिम मस्जिद कपिल की हत्या के मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और हांसी एसपी विनोद कुमार ने बताया कि सनसनीखेज हत्याकांड के हर पहलू से जांच की जा रही है और पुलिस किसी भी एंगल को नजरअंदाज नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान मृतक के निजी संबंध, खास करके पत्नी के साथ रिश्ते, आपराधिक इतिहास और अन्य गतिविधियों की भी कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने यह भी बताया कि मीडिया के माध्यम से हरी बॉक्सर से जुड़े कुछ ऑडियो भी सामने आए हैं। पुलिस लगातार अब इस मामले में भी जाँच पड़ताल कर रही है। हम तमाम एंगल इसमें खंगाल रहे हैं कि इसका जैसे इसका इन-लॉज की तरफ से भी इसके वाइफ के साथ एक्सचेंज रिलेशन रहे हैं इसके, तो इसके साले ने भी पता लगा कि इसकी माता मुझे बता रही थी सुबह कि इसको धमकी वगैरह दी थी, वो भी एंगल हम देख रहे हैं। जो इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसमें इसकी किस किस से दुश्मनी थी वो एंगल भी हम देख रहे हैं। और जो जिम में कोई और किसी के साथ कोई और लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो या कोई गर्लफ्रेंड का इशू ना हो, वो भी हम एंगल, सारे एंगल, तमाम एंगलों पे हम जांच कर रहे हैं इसमें। सर, एक ऑडियो और वीडियो भी वायरल हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग कहा जा रहा है कि उन्होंने इसकी हत्या करवाई है, तो इस मामले में देखिए, मीडिया बंधुओं को कईयों को ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, जो कि हैरी बॉक्सर करके उसने, मैंने भी सुनी है वो एंगल भी हम जांचेंगे, इसमें शामिल करेंगे जी। उसमें सर कुछ पुराने मुकदमों का भी जिक्र किया, पुराने शेखपुरा और नानीपुरिया का, तो उनसे भी रिलेटेड है सर कुछ मामला? जी हाँ, इसमें कुछ सामने आए हैं चीजें जी, उससे कुछ पुरानी रंजिश वगैरह जो है उसमें, उस एंगल पे भी हम देखेंगे जी। सर, ये आरोपी कहाँ भागे हैं, क्या वारदात? देखिए, ये जो वारदात करने के बाद जो पता लगा है कि ये भिवानी रोड की तरफ गए, तो उसके बाद ये मुड़ करके तो शाम की तरफ निकले हैं, जो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। सर, सीसीटीवी में 2 ही लोग दिख रहे हैं, इससे अलावा भी कोई लोग थे आसपास की सीसीटीवी फुटेज में आए हैं या सिर्फ ये 2 ही लोग थे जो वारदात को अंजाम दे गए? जी नहीं, मारने वाली भी वीडियो सबने देखी है, उसमें भी 2 ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।